अपने खास मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए मेरे साथ कुछ खास लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देता हूं। आज हमने भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता युवा मोर्चा से नेता अंकित गर्ग को आमंत्रित किया। वेलकम टू माय शो अंकित। हमारे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आनंद जाट साहब जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास शो में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी। सत्यप्रकाश जी, वेलकम टू माय शो। और आज बेरोजगार संघ के अध्यक्ष दिनेश चौहान जी को हमने आमंत्रित किया है। दिनेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं दिनेश जी आपके पास आता हूं। दिनेश जी, इतनी सारी वैकेंसी निकल गई हैं, आप लगातार मांग करते रहे, आपकी आवाज हम सरकार तक पहुंचाते रहे। अब आपको राहत लग रही है या अभी भी आपके मन में कोई शको सुबह है? क्योंकि लगातार पिछले साल, इस साल में लगातार हम देख रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से एक के बाद एक ऐलान और परीक्षा के टाइम टेबल जारी हो रहे हैं। बहुत बहुत मैं इसके धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने लगातार हमारी बात उठाई। लेकिन इसके बाद जो 1 लाख की जो घोषणा हुई है, वो 1 लाख की घोषणा आप ये समझ लीजिए कि खीर बनाई गई है, लेकिन वो खीर रखी है फ्लोर पर। युवाओं को किसी को मिलने वाली है नहीं उस खीर में, क्योंकि जब तक आपका संवैधानिक ढांचा सही नहीं होगा, जब तक आपके पास परीक्षा कराने के लिए, रिजल्ट जारी करने के लिए एक विस्तृत नियम नहीं होगा, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और उसी का सबसे बड़ा वजह है कि 2018 के बाद एक अधिकारी नहीं चुना गया है एमपीपीएससी में, और ना ही आगे चुना जाएगा जब तक उस मुद्दे को पूरा सॉल्व नहीं कर लेते आप। 2019 की भर्ती परीक्षा अटकी हुई है, 2020 की मेंस परीक्षा हो गई है, साल भर होने बाद अटकी हुई है, रिजल्ट नहीं आया। 2022 का नोटिफिकेशन आया है, लेकिन उस पर भी 13 और 87% का मुद्दा डाल दिया गया है। एक भी भर्ती प्रक्रिया में ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली जब तक कि सरकार संवेदनशील होकर के अपने मुद्दों को सॉल्व नहीं करवाती हाईकोर्ट में। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनको सॉल्व करवाना। जब चुनावी मुद्दा होता है तो 12 बजे सुप्रीम कोर्ट की जा सकती है, और जब संवेदनशील नहीं है सरकारी वकील, संवेदनशील नहीं है सरकार, है कि वहां पर ये मुद्दा अटका ही रहेगा। जब तक आप कोर्ट से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, कोर्ट से आप नहीं बोलेंगे, तब तक ऐसे ही रिजर्व होकर के मुद्दे रटके रहेंगे और कोई भर्ती नहीं होगी, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। युवाओं को लेकर के जिस दिन इनकी योजना प्रॉपरली बनेगी एग्जीक्यूट करने की, उसी दिन भर्तियां होंगी। इनका प्लान एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जब भर्ती का समय आता है, खासकर इलेक्शन में सिलेक्शन के जुमले गाए जाते हैं, चाहे कांग्रेस सरकार है चाहे बीजेपी सरकार रहे, एक भी सरकार ने आज तक कभी विजन ही नहीं बना पाई कि हम युवाओं को किस सतत प्रक्रिया के तहत रोजगार देंगे। इनके पास एक एजेंसी है व्यापक, मैं आपको बता दूं, नंबर 1 की फ्रॉड एजेंसी। वहां पर अभी आप जानते हैं मैप आईटी का अभी भी जांच पूरी नहीं खोली गई। यहाँ पर पेपर स्कैम हो जाता है, और जैसे देखते हैं कि पकड़े जाने वाले हैं तो पेपर रद्द कर दिया जाता है। आज तक क्यों नहीं बुलडोजर करके गया स्कैम करने वालों का? क्यों नहीं हटाया गया उन लोगों को? ठीक है दिनेश जी। उत्तराखंड तक में 10 करोड़ रुपए जुर्माना बना, एक नियम नहीं बनाया गया, न कांग्रेस के द्वारा न बीजेपी के द्वारा। ठीक है, ऐसे लोगों को हम नस्ल नाबूद कर दें। ठीक है दिनेश जी। बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते हैं स्कैम करने वाले। हम एक टूटी फूटी एजुकेटिव कंपनी के तहत जाकर के क्या कर रही है? ठीक है दिनेश जी, ठीक है, आऊंगा आपके पास। ठीक है दिनेश जी, नहीं है, ठीक है। कैसे कह सकते हैं दिनेश जी, ठीक है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिनेश जी, दिनेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं अब आता हूं आनंद जाट जी आपके पास। आनंद जी, मुझे बताइए, इतनी सारी वैकेंसियां निकल रही हैं, लगातार खुश होना चाहिए कि चलो देर से ही सही वैकेंसी निकल तो रही है। दिनेश जी अपनी वजह बता रहे हैं भरोसा ना होने की, कांग्रेस के पास क्या वजह है? देखिए, भर्ती निकलना और चुनाव का टाइमिंग दोनों आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दरअसल शिवराज सिंह चौहान जी बार बार कह रहे हैं कि हम 1 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। कहां देंगे, कैसे देंगे, कोई रोड मैप नहीं है, कोई योजना नहीं है। अभी मैं एक खबर कल परसों के अखबार में पढ़ रहा था, उसमें कर्मचारी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के बारे में लिखा है। एनसीसी जो नेशनल कैडेट कोर होता है, उसमें ए, बी और सी सर्टिफिकेट की परीक्षाएं होती है। मतलब सी सर्टिफिकेट मिलते हैं जब आप उसमें अपनी पूरी निर्धारित प्रक्रिया करते हैं। तो कर्मचारी चयन मंडल, जिसे पूर्ववर्ती व्यापम के नाम से जाना जाता है, उसने डी सर्टिफिकेट भी मांग लिया है ताकि आपको परीक्षाओं में जो है वो वरीयता दी जा सके। तो मध्य प्रदेश में परीक्षा को लेकर गंभीरता कितनी है, रोजगार को लेकर गंभीरता कितनी है सरकार की, ये इससे दिखता है। और अभिलाष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 18 साल का समय कम होता है?
18 साल में मध्य प्रदेश के युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को बेरोजगार रखकर बर्बाद कर दिया गया है। और क्या मध्य प्रदेश में व्यापम का एक बदनुमा दाग नहीं लगा? और लगातार वहां पर घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा निकली उसे रद्द कर दिया गया। आज ऐसी कौन सी चीज है जो इन कोरोना के काल में नहीं की गई हो, चाहे सरकार गिराना हो, बदलना हो, या सरकार के उपचुनाव हो। उपचुनाव के समय एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि मामा जी आए, एक वीडियो बनाया और वीडियो में कहा कि मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिलेगी, मूल निवासियों को। फिर छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं से परीक्षा शुल्क शून्य लेती है, 0 शुल्क लेती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और उस घोषणा को कोरी घोषणा मान लिया गया। इन्हीं के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इनके मुख्यमंत्री को घोषणावीर कहते हैं। ठीक है आनंद जी, मैं आता हूं। अब मैं सीधे चलता हूं अंकित गर्ग जी के पास। अंकित जी, मुझे ये बताइए, देखिए वैकेंसी निकल रही है लेकिन भरोसा कायम नहीं हो पा रहा और उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। व्यापम का काला इतिहास उसके पीछे वजह है, फिर कोरोना के दौरान अटकी हुई भर्तियां उसके पीछे वजह है, आरक्षण को लेकर के फंसे हुए पेच जिन्हें सुलझाने की जिम्मेदारी सरकार की थी वो उसके पीछे वजह है। लेकिन आपको लगता है कि अब इन 7-8 महीनों में आप ये सब वजह पीछे छोड़कर लोगों को रोजगार दे भी देंगे और मैसेज भी कन्वे कर देंगे कि हमने रोजगार दिया है? देखिए, हमारा विषय कोई मैसेज कन्वे करना और ये ऐसा कोई महिमा मंडित करने का विषय नहीं है और एक गंभीर विषय है। आनंद जी का देखिए कष्ट, वो विपक्ष में उनका कष्ट मैं समझता हूँ। अभी रोजगार के विषय पे बात करते करते उन्होंने बोली दिया कि उपचुनाव में सरकार गिरी और जो भी है उनका कष्ट पता है, वो विपक्ष में है और उनको किसी भी तरह सत्ता में आना है। तो आनंद जी की बात से मेरी पूरी सहानुभूति है उनके प्रति, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इस विषय को मुझे लगता है मेरिट्स पे इस विषय पे डिस्कशन करने की आवश्यकता है। देखिए, जो पीएससी का मामला बंधु बता रहे थे वो मामला ऐसा है कि वो कोर्ट में है और उसमें सरकार ने लगातार अपनी जो काउंसिल माध्यम से, अपने काउंसिल और लॉ की फ्रेटर्निटी के माध्यम से जो कर सकती है सरकार दायरे में रहकर वो लगातार कर रही है। ठीक है। दूसरा एक बार विषय आ रहा है, ये बात तो आनंद जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि 1 लाख भर्तियां निकल रही हैं, अब उसमें व्यापम होगा। अरे भाई, पहले से आप प्रीजुडिस होकर कोई भी चीज नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? आप समय दीजिए ना। 1 लाख भर्तियां हो रही हैं, अभी पीएससी ने पूरा शेड्यूल निकाला, मैं आज ही देख रहा था, पूरा शेड्यूल निकाला, तो ये भर्तियां ही तो निकल रही हैं। आप इस मानसिकता के साथ क्यों कि हर चीज गड़बड़ी होगी और अब ये चुनावी वर्ष छोड़ दीजिए। देखिए, एक चीज में मुझे व्यक्तिगत घोर आपत्ति है। 5 साल की सरकार होती है, चुनाव में अभी 9 महीने बचे हुए हैं। अगर हम कोई 9 महीने पहले काम कर रहे हैं तो आप उसको चुनाव से जोड़ के देख लेंगे। 1.5 साल पहले करते तो भी आप उसको चुनाव से जोड़ के देखते। तो इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। ये मध्य प्रदेश के छात्रों के हितों में ये भर्तियां निकल रही हैं और आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए। भाई, 1 लाख छात्रों को हम रोजगार दे रहे हैं, आप रोज देखिए भर्तियां निकल रही है, कभी यूनिवर्सिटीज की निकल रही है, कभी कहीं की निकल रही है, कभी कहीं की निकल रही है। इसमें आपत्ति मुझे लगता है किसी को नहीं होनी चाहिए, उसमें राजनीति भी। अंकित भैया, आप वो दर्द महसूस नहीं कर सकते कि 2019 का जिस व्यक्ति ने इंटरव्यू का वेट कर रहा हो और परीक्षा रद्द कर दी जाए और फिर से बोला जाए कि तुम्हें मेंस देना है। सोचिए, उसका 19, 20, 21, 22 एंड दिस इज सेइंग हाउ डज इट पॉसिबल एंड दैट पर्सन इज पैनिक जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इन द। मैं क्या करूं आपको बताइए, मुझे बताइए उसका गर्व कैसे बर्दाश्त करेंगे कि जो 2019 में मेंस दिया हो, फ्री दिया हो। अंकित भैया, मैं आपको कहता हूं, अंकित जी की आवाज दीजिए प्लीज पीसीआर। हाँ अंकित जी, आप जवाब दीजिए। मैं दिनेश जी मेरी बात सुन लें। देखिए, मैं बिल्कुल भी मैंने स्वयं कहा कि इस विषय को राजनीति से करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कुछ देखिए, मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूं और पूरे प्रदेश के युवाओं से मेरी मित्रता है, साथ में जुड़ा हुआ। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरे अपने कई ऐसे युवा साथी हैं युवा मोर्चा में जो इस दर से गुजरे हुए हैं, उनकी परीक्षा हुई और वो क्वालिफाइड है, वो कह रहे हैं बताइए कैसा है। लेकिन ये आप इस बात को समझिए, इसमें सरकार की इनसे इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, सरकार के प्रयासों में कोई कमी नहीं है। जो ये टेक्निकल पेज फंसा हुआ है, सरकार इसको निरंतर सुलझाने का प्रयास करिए। नष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रही है, हम उसको स्वीकार करते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। ना एक दिनेश जी, एक मिनट, ठीक है आनंद जी, लेकिन और अंकित जी दिनेश जी एक मिनट, ठीक है, मैं सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास आता हूं। राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा बस ये ठीक है, सरकार ही करेगी सर। ना दिनेश जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं। सरकार ही करेगी, ठीक है दिनेश जी, हमारे साथ है, ठीक है, सरकार ही करेगी। ठीक है दिनेश जी, मैं आ रहा हूं, एक मिनट दिनेश जी, मैं जा रहा हूं सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास। सत्यप्रकाश शर्मा जी, 1 लाख नौकरियों का ऐलान सीएम शिवराज जी ने किया है, बड़ा ऐलान है, जाहिर सी बात है कि अगर ये पूरा होता है तो मास्टर स्ट्रोक कहलाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर ये पिछली बार की तरह केवल घोषणा होकर रह गई और एग्जीक्यूशन होकर के नियुक्ति पत्र इस बार लोगों के हाथ में नहीं आ पाए तो ये ऐलान बैकफायर भी कर जाएगा? क्या आपको लगता है इसमें खतरा दोनों तरफ है, दुधारी तलवार है?
जी अभिलाष जी, बिल्कुल। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट अगर युवाओं के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आती है, विशेषकर रोजगार के अवसर लेके आती है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसे मुहाने में है जहां पर कहीं ना कहीं लीगल कॉम्प्लिकेशन में ये सभी मामले फंसते चले जा रहे हैं। सरकार की इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं वहां कमजोर नजर आती है, जिसमें वो इस लीगल कॉम्प्लिकेशन से आगे नहीं निकल पा रही है। भर्तियां लेकर आई एक अच्छा स्टेप है, इसको चुनाव से जोड़ो या ना जोड़ो, हालांकि कुछ भी हो, मिलेगा तो युवाओं को प्रदेश के रोजगार ही, तो ये कोई सी भी गवर्नमेंट आई हो। लेकिन ये जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा कि 27% ओबीसी को आरक्षण किया, उसके पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में रही, बीजेपी की गवर्नमेंट रही। जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 शेड्यूल की बात को खत्म कर दिया कि स्टेट के राइट्स को, उसके पहले भी तो साधन थे। जब आप चाहते तो वहां पर 27% ओबीसी को आरक्षण देकर कम से कम इस लीगल कॉम्प्लिकेशन को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते थे, और जिससे युवाओं को रास्ता तय होता। आज देखिए, मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जहां पर पीएससी की स्थिति वर्स्ट है। युवाओं की स्थिति इतनी दर्दनाक है कि मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं, चूंकि मैं एकेडमिक से भी जुड़ा हुआ हूं, जर्नलिज्म के साथ साथ मैं देखता हूं कि उन बच्चों को मध्य प्रदेश पीएससी देने से इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो यूपीएससी की तरफ भाग रहे हैं। अगर मान लो जिनकी स्थिति यूपीएससी लायक नहीं है या दूसरे राज्यों के लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो उनके जीवन पर कितना बड़ा कुठाराघात हो रहा है। चूंकि मैं ये तो सलाह तो दे नहीं सकता कि सरकार क्या करे, लेकिन हां, सरकार की इच्छा शक्ति इसके जो दांव पेच फंसा, उस पेच को दूर करने की होना चाहिए। सरकार कैसे, आपकी सेंट्रल में गवर्नमेंट आपकी है, आप स्टेट में आप बैठे हैं, ये मध्य प्रदेश में जो आरक्षण का पेच फंसा है, जब तक ये दूर नहीं होगा, ये मान के चलिए मध्य प्रदेश बुरे दौर से इस क्षेत्र में गुजर रहा है। 2018 के बाद जो रिजल्ट आए, उसके बाद से आप देख रहे हैं आज तक पीएससी में ना तो कोई भर्ती हो रही है, लड़के ओवर एज होते चले जा रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। कोई आदमी अगर डिप्टी कलेक्टर यहां बनना चाहता है या नीचे नायब तहसीलदार बनना चाहता है, अगर उसकी स्थिति यूपीएससी लायक नहीं है तो वो कहां जाए। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं, लोग अपने दूसरे कहीं कोई स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं, कोई दूसरी नौकरियों की तरफ जा रहे हैं, कहीं कोई एसएससी की तरफ जा रहे हैं। कुछ सबक स्टेट गवर्नमेंट को कम से कम सेंटर से लेना चाहिए कि वहां की स्थिति आज भी ठीक है, भले ही एग्जाम होते लेट है 1-2 माह, पर अपने कैलेंडर के हिसाब से हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का कैलेंडर जो आज के 30 साल पहले, 40 साल पहले पीएससी का हुआ करता था, वाकई वो तारीफ के काबिल था, लेकिन कुछ समय में ये देखा जा रहा है कि वो कैलेंडर लगातार कहीं डिस्टर्ब होता चला जा रहा है, जिसके कारण युवा इसको बुरी तरह से फेस कर रहे हैं, और कारण ये भी बन रहा है कि उनका जीवन भी अंधकार में जा रहा है। हम ऐसी स्थिति में केवल घोषणाओं के साथ युवाओं को मौका नहीं दे सकते। सत्यप्रकाश जी, युवाओं को अगर वास्तव में मौका देना है तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो ये चीजें हमेशा सॉल्व हो भी जाती हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं आता हूं वापस दिनेश चौहान जी के पास। दिनेश चौहान जी, मुझे यह बताइए कि क्या वाकई में ये जो नौकरियों के अवसर आए हैं, ये सिर्फ आपको सियासी नजर आते हैं? आपको लगता है कि नहीं, अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो बहुत राहत मिल जाएगी? क्योंकि कुछ अच्छाई भी तो देखनी पड़ेगी अगर ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मैं तो स्वागत करता हूं ना जी, मैं कहता हूं कि 1 लाख भर्ती कराए, धन है ऐसे हमारे सीएम। लेकिन जब मनसा की बात आती है ना, तो सबसे पहले ये दिखाई देता कि मैं जब दरवाजे खोलूंगा तब तो मेरे घर से बाहर बोरे निकलेंगे। मैं घर में बोरों की गिनती कर दूं कि मेरे घर में 1 लाख बोरे हैं, युवाओं को देने वाला हूं, और आपने बाहर दरवाजे तो लगा दिए हैं। जब आपको पता है कि सरकार के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं जिसको मिला। मैं 40 लाख बेरोजगार युवाओं की तरफ से, जो गर्ग साहब है, अंकित गर्ग भैया, मैं आपको कहता हूं कि आप सरकार को बोलिए, आप 14% पर ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिए, एक बच्चा ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, लेकिन रिजल्ट दीजिए, ज्वाइनिंग दीजिए मालिक, ज्वाइनिंग दीजिए, कम से कम भर्ती को मत झटकाइए। क्योंकि सबको पता है कि ओबीसी को चुनावी मुद्दे से जोड़ करके देख करके 27 से ना तो इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, गले की हड्डी बन गई है बिल्कुल, और उसका सिर्फ हरजाना भोग रहा है युवा। आप 14% पर रिजल्ट दीजिए और कह दीजिए कि हम जब पूरा लीगल फॉर्मेलिटीज कर लेंगे तब 27 देंगे, लेकिन आप रिजल्ट तो दीजिए।
आप उस पे कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि कमलनाथ जी जब से उन्होंने एक ऐसा जो पासा फेंका कि वो पासा ऐसा हुआ कि ओबीसी वर्ग को कोई भी नहीं चाहता कि उसको बिल्कुल बुरा लगे कि 27 से कम कर रहे हैं, जबकि ओबीसी का ही सत्यानाश हो रहा है। अगर वो 5 साल से उसके बच्चों को नौकरी मिलती तो 14-15-70% युवा जो है आज ओबीसी का भी अंदर होता, लेकिन किसी वर्ग का हो ही नहीं रहा, बल्कि वो ओवरेज हो रहा है। आप देखिए एसआई की भर्ती पिछले 5 साल से नहीं है, कांस्टेबल की रिक्रूट अभी भी हाई कोर्ट के अधीन चल रही है, शिक्षक भर्ती 30-30 साल में निकल रही है, 18 साल में एआरओ की भर्ती आ रही है। अब किस चीज की बात कर रहे हैं आप इसमें? आप अगर चर्चा करेंगे अभी भी एक्समैन और महिलाओं का रिजर्वेशन का मुद्दा हाई कोर्ट में अटका हुआ है, आज तक सरकार नहीं समझ पाई इस बारे में कि हम क्या कर रहे हैं, कितनी गलत कर रहे हैं हम। आज बता दूं, आज इनका एमपी ऑनलाइन आईसीयू में है और इनके जो क्या नाम है रोजगार पंजीयन साइट को मिर्गी मार रही है। आज बच्चों के रोजगार पंजीयन नहीं मार पा रहे। आज डिजिटल इंडिया डिजिटल की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की वेबसाइट ऐसे काम नहीं कर रही है। कल पटवारी भर्ती की आखिरी डेट है और आज तक 50 लाख टोटल फॉर्म भरने का अनुमान है, पटवारी और अन्य फॉर्म एग्जाम को लेकर के। और उसका मल्टीप्लाई करके देखिए जरा कितने अरब रुपए जाके बस इकट्ठा हो रहे हैं। आज 700-800 800 करोड़ रुपए अंकित घर भैया आप पता करिएगा व्यापम से, मैं बता दूंगा कौन कौन सी बैंक में एफडी करा के रखा है, जबकि मध्य प्रदेश के युवाओं को तो फ्री में फॉर्म भरना चाहिए। जब 800-800 करोड़ रुपए रखे, थोड़ी ना बनाना है इनको डिपार्टमेंट को। ठीक है दिनेश जी, करेंगे। मैं किसी जात का नहीं कर रहा, बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ व्यवसाय के तौर पर। इसका जवाब कौन देगा? आज वर्तमान में 40 लाख युवा बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, उनको रोजगार कैसे मिलेगा? ठीक है, 1 लाख भर्ती आप करवाना चाहते हैं तो चलिए ठीक है, कम से कम 500 जो 90 से ज्यादा भर्ती आपकी एमपीपीएससी 2019 की, उनको तो क्लियर कराइए। ठीक है, 500 नहीं क्लियर करवा पा रहे हैं, हम कैसे मान लें कि 1 लाख भर्तियां हो जाएंगी? डन। ठीक है दिनेश जी, ठीक है दिनेश जी, ठीक है। मैं आता हूं आनंद जाट जी के पास। मैं मनसा पर बात कर रहा हूं। ठीक है आनंद जाट जी, 500 भर्तियों को पूरा नहीं कर पा रहे। आनंद जाट जी, जिस परेशानी में 1 लाख वैकेंसी, 1 लाख रिक्रूटमेंट, ठीक है आनंद जाट जी, जिस परेशानी में इस वक्त बीजेपी फंसी हुई है, आपको अभी भले ही अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सरकार अगर कांग्रेस की आती है जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो कानूनी पेचीदियां तो तब भी रहेंगी, ये वैकेंसी जो बैकलॉग चल रहा है ये तब भी रहेगा। तो क्या आप लोगों के पास रोड मैप है इसका, जो बीजेपी के पास नहीं है? जब ओबीसी आरक्षण पर बात हुई, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिस प्रकार से हमने तो अभी आदरणीय कमलनाथ जी ने ट्वीट करके बता भी दिया है कि 3 महीने में जो है वो रिजल्ट को हम किसी भी परीक्षा का रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे, हमने इस तरह की व्यवस्था करने की बात कही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण की बात हुई तो रात में कोर्ट खुल गया था, तब दिक्कत नहीं हुई थी। युवाओं के रोजगार की बात आई तो आप अगले बगले झांकने लगे। लेकिन मध्य प्रदेश के युवाओं का दर्द क्या है, इस दर्द को मैं दो बातों से समझाना चाहता हूं कि भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग नहीं। क्या मध्य प्रदेश में युवाओं का सम्मान नहीं? वास्तव में ये सच्चाई है, क्योंकि 5 जून 2018 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेने के बाद कहा था कि हम संविदा की शोषण की व्यवस्था को खत्म करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज स्वास्थ्य संविदा कर्मी जो हमारे भाई हैं वो धरने पर क्यों बैठे हैं, क्यों वो हड़ताल कर रहे हैं? तो उसके साथ अभी कल की ही खबर है कि सरकार सैद्धांतिक तौर पर इस बात के लिए सहमत हो गई है कि तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी व्यवस्था भी अब आउटसोर्स से की जाएगी। आउटसोर्स का मतलब है ठेका पद्धति, मतलब जो सीधी भर्ती है, जिन भर्तियों का 1 लाख नौकरियों का झुंझुना दिया जा रहा है, उन नौकरियों को कांग्रेस को केवल कहा क्या आनंद जी? आनंद जी, शिक्षा कर्मी कल्चर लेकर आप लोग आए और अब आपको ये चीजें बुरी लग रही हैं? जिस चीज को जिस बबूल को बोकर आप गए थे वही तो पेड़ बन गया। कर्मी कल्चर जो है कैबिनेट में जब ठीक कह रहा हूं पास हो गया, मध्य प्रदेश की हालत है, अगर उसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है क्या? और हम बिल्कुल ये ठेके की व्यवस्था खत्म करेंगे। मैं 27% का नहीं खेलती गेम आज 5 नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं बता देता हूं क्यों नहीं है, क्योंकि वो स्थायी व्यवस्था के तौर पर हमने शुरू नहीं की थी। मैं बता रहा हूं, हम लोग एक हियरिंग चेक करते थे, एक हियरिंग चेक करते थे। सरकारी वकील के पास टाइम नहीं मिलता था, वकील साहब के पास, आपके वकील नहीं जाते हैं, कर्मी कल्चर आप लाते हैं और आप फिर बीजेपी पर उंगली भी उठाते हैं। मतलब आप दोनों मिलकर के ऐसे युवाओं के हितैषी हैं। कौन नहीं गया वकील? हर बार हम पैरवी में पहुंचे हैं वहां। ये सफेद झूठ बोलना बंद करें। मैं उससे आगे की बात पूछना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार से आज जो है ये कह रहे हैं कि ठेका पद्धति पर हम तृतीय श्रेणी लाएंगे, उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पूरे साल भर की
क्योंकि हम लोग तो एमपीपीएससी मेन से एस्पिरेंट है, हमें पता है ना, हम लोग ठीक है, पैसे लगा कर ठीक है, चलिए मैं आता हूं अंकित जी के पास। अंकित जी आप इस ठीक है, प्रकार आनंद से जो ठीक है, सवाल आनंद जी वास्तव में 1 लाख नौकरियों का सवाल आनंद है, जी, ठीक वो है। विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं आप। मैं आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि विपक्ष आपने भी, उस सवाल के सर, अंदर सर, जो कल्चर सर, लेकर की सर, बात कर ली उसलिए। अभिलाष सर, जी बोलिए दिनेश जी। लीडर ऑफ अपोजिशन इज कॉल्ड सेकंड सीएम, हाँ और वो भी सैलरी ले रहे हैं ना, हाँ कांग्रेस के विधायक भी सैलरी ले रहे हैं ना। वी हैव अ राइट टू आस्क द क्वेश्चन विद ना सब सारे जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत क्यों नहीं रहिए। पूछेंगे? युवाओं क्यों के नहीं लिए हमें पूछेंगे? जिससे सवाल इसी पूछना है हम बात में पूछेंगे, विपक्ष हुई। कांग्रेस से पूछेंगे, बीजेपी बिल्कुल से आप सवाल पूछेंगे, पूछिए। तमाम लोगों से बिल्कुल आप पूछेंगे। सवाल पूछिए। चलिए मैं आ रहा हूं लेकिन अंकित गर्ग जी, आपके पास आता हूं।